Hello G, hope all of you are well. So guys, this video is about quadratic functions and domain and range of quadratic functions. So before getting on to domain and range, let's look at quadratic functions. Say G, even though we have looked at quadratic functions in detail in the topic of quadratics, but let's just go through it again and then we'll move on. तो देखो जी, आपके पास ना अगर क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात होती है तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं बेटा, जिसके बेसिकली मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक है जी, तो अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस देखना होगा तो इट इज गोइंग टू बी f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है जी, अगर बेटा आपको फर्दर क्वाड्रेटिक फंक्शंस को समझना है तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स एंड द फर्स्ट टाइप इज where a is greater than 0 and this is the type where the curve is the quadratic function is a minimum quadratic function। और बेटा ये a क्या चीज़ है, a is the coefficient of x square। बेटा जी उसके बाद जो a है हो सकता है वो कभी कभी लेसर देन 0 भी हो सकता है एंड दैट इज व्हेन द quadratic function is a maximum quadratic function। ठीक है जी, अगर बेटा मैं स्केचिंग ऑफ द quadratic function की बात कर लूँ आपके साथ तो स्केचिंग ऑफ द quadratic functions was the first thing that we did in the syllabus, quadratic फंक्शन। तो बेटा देखो इसको स्केच करने के लिए इफ यू हैवंट फॉरगेटन तो आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि अगर आपके पास एक कर्व है f of x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपने सबसे पहले इस फॉर्म को बेसिकली क्या करना होगा, इस फॉर्म को आपने सबसे पहले बेटा कन्वर्ट करना होगा। और किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बिकम something of this sort कि f of x equals to a into x minus h whole square plus k। इस फॉर्म में आपने बेटा इसको कन्वर्ट करना होगा। अब देखो बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले तो इसकी नेचर का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या तो ये a ग्रेटर देन 0 है या फिर ये a लेसर देन 0 है। दूसरी चीज़ जो बेटा आपको और पता चल सकती है वो क्या है कि आपके पास जो टर्निंग पॉइंट है, अगर कर्व आपका बेटा मिनिमम क्वाड्रेटिक कर्व है तो बेटा आपके पास जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा वो मिनिमम टर्निंग पॉइंट होगा। और बेटा अगर आपके पास एक मैक्सिमम क्वाड्रेटिक कर्व है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो टर्निंग पॉइंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट इट इन द डिटेल के स्केचेस किस तरह से बन सकते हैं। और जी तो अगर मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन बेटा इस तरह की फॉर्म में है कि f of x इक्वल्स टू a into x minus h whole square plus k, तो बेटा इसको स्केच करने के लिए अगेन मेरे पास कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा, मुझे नेचर, मुझे बेटा टर्निंग पॉइंट्स, मुझे बेटा एक्स इंटरसेप्ट्स जो कि बेसिकली मेरे पास y को इक्वल टू 0 रखने से आते हैं, और फिर मैं मिडिल टर्म रेटिंग है फिर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। और बेटा फिर y इंटरसेप्ट जो कि बेसिकली मेरे पास x को 0 रखने से आता है। तो इन चार चीज़ों की मुझे स्केच करने की ज़रूरत होती है बेटा। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन स्केच हो रहा होता है तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके स्केच में कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपका क्वाड्रेटिक कर्व बेसिकली इस तरह का कोई स्केच बना रहा होगा कि आपके पास इट इज़ गोना बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि वो इस तरह की कोई चीज़ बन रहा होगा। ठीक है जी, अच्छा यार लेट मी ट्राई एंड मेक इट अ मोर एक्यूरेट या ऑलराइट। तो बेटा देखो अगर आपके पास ये जो है आपके टर्निंग पॉइंट वो एक्स इंटरसेप्ट्स हो सकते हैं। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी योर टर्निंग पॉइंट वेयर h is going to be the x coordinate and k is going to be the y coordinate। let me just keep mark it with a different color। तो बेटा x is going to be your h and k is going to be the y coordinate of the turning point। अच्छा जी, अब एक और चीज़ बेटा जो कि मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, that is going to be drawn like this and this line is going to have an equation of x equal to h। it is a line that cuts the quadratic curve exactly from the half। तो बेटा ये याद रहे कि इस पे जो है ये एक वर्टिकल लाइन होती है, दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी इन द इक्वेशन x इक्वल्स टू वेयर इट कट्स द x एक्सिस, x एक्सिस को h पे कट करेगी और ये कर्व के बिल्कुल सेंटर से पार्ट हो रही होगी। और बेटा टर्निंग पॉइंट जो होता है वो आपका हमेशा h, k होता है। ठीक है जी, अब देखो यार इस क्वाड्रेटिक कर्व की थोड़ी सी और डिटेल में जाने दो एंड लेट्स जस्ट लुक एट दैट। तो बेटा देखो अगर आप कर्व को देखना चाहते हो कि आपकी कर्व की सारी x की वैल्यूज अगर बेसिकली ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन h होती हैं, तो आपकी अगर कर्व की सारी x की वैल्यूज ग्रेटर देन h होती हैं तो बेसिकली कर्व ये वाली सारी वैल्यूज ऑफ y पे एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है। लेट मी जस्ट मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर। ये वाली सारी y की वैल्यूज पे एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है। तो मतलब अगर आपका कर्व x ग्रेटर देन h होता है तो आप देख सकते हो कि कर्व की y वैल्यूज आपके पास इंक्रीज हो रही होती हैं। ठीक है जी,
अगर आपके पास कर्व बेटा x इज लेसर देन इक्वल टू h होता है तो आपकी जो भी y वैल्यूज, तो कर्व जो है वो इन ये वाला सारा आउटपुट वैल्यूज कर्व की ये हो जाती है। तो बेटा आप देख सकते हो कि कर्व का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, वो बेसिकली डिक्रीजिंग होता है। ये इस तरह कि मैं पीछे से अगर x की तरफ h की तरफ आ रहा हूँ तो कर्व जो है मेरा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर यही मैं h से बेसिकली x पे आगे की तरफ जा रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरा कर्व इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन अगर मैं पीछे से h की तरफ आ रहा हूँ x की वैल्यूज के साथ तो बेसिकली कर्व मेरा डिक्रीज कर रहा होगा। अच्छा जी, अब बेटा एक बात और कि ये जो k होता है दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व का सबसे छोटा आउटपुट हो सकता है या फिर सबसे छोटा मिनिमम आउटपुट ऑफ द कर्व हो सकता है, या फिर सबसे छोटी y वैल्यू ऑफ द कर्व हो सकती है। ठीक है जी, और जो ये h होता है दिस इज गोइंग टू बी द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x when y is equals to k, या फिर आप इसके बारे में ये बोल सकते हो वैल्यू ऑफ x when curve is at a minimum value। ठीक है जी, तो ये सारी बातें मैं अपने ट्रेनिंग पॉइंट के लिए कर सकता हूँ कि k जो है वो बेसिकली आउटपुट की, कर्व के आउटपुट की जनरली सबसे छोटी वैल्यू होती है, और बेटा ये इस वैल्यू पर हमारे पास के नाम है जो h होता है दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x व्हेन द आउटपुट ऑफ द कर्व इज एट इट्स मिनिमम। ठीक है जी। अच्छा, एक बात ये वापस से रिवाइज कर दूं कि बेटा अगर मेरी x की सारी वैल्यूज h से या h से आगे जा रही होंगी तो मेरा कर्व जो है वो इंक्रीजिंग कर्व होगा, और बेटा अगर मेरी x की वैल्यूज h या उससे पीछे की तरफ आ रही होंगी, h की तरफ आ रही होंगी तो बेटा मेरा कर्व जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है जी। ऑलराइट जी, लेट्स लुक एट द सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व जो कि हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हेन a इज लेसर देन 0। तो देखो बेटा अगर आपके पास a लेसर देन 0 आ रहा है तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि our quadratic curve is going to be a maximum quadratic curve, and how it is going to look like is कि it is going to look something of the sort कि आपके पास इस तरह का एक एक्सिस होगा and the quadratic curve is going to be something of this sort। ठीक है जी, और बेटा आपके पास जो ये वाली वैल्यूज होंगी x इंटरसेप्ट्स होंगे, एंड देन दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी द y इंटरसेप्ट, एंड अगेन दिस point is going to be the turning point of the curve where my x coordinate is going to be h and y coordinate is going to be regarded as k and it is going to be h comma k। ठीक है जी, अब देखो यार what we need to understand over here is कि और मेरी जो line of symmetry होगी it is going to be this line where x, the equation of this line is going to be x equal to h and this is going to be the line of symmetry which cuts exactly the curve into half। तो देखो बेटा अगर मुझे अपने k के बारे में कोई कमेंट करना होगा it is going to be what, it is going to be the maximum point on the curve, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि maximum output value of the curve। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर बेटा मैं अपनी h के बारे में बात करूँ तो h is going to be what, it is going to be the corresponding value of x when y is equal to k। ठीक है, दूसरी बात बेटा और बात क्या हो सकती है कि value of x when curve is at a maximum value। ठीक है जी, क्या कि कर्व की वैल्यू ऑफ h जो है वो क्या है, बेसिकली कर्व की एक ऐसी वैल्यू है व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व व्हेन k इज द k इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये x बेसिकली h क्या है, h इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन द कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द कर्व इज एट k। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू k। और बेटा k क्या है कि एक मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व बोल सकते हो, फिर मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू ऑफ द कर्व बेसिकली k हो सकता है। ठीक है जी, अब बेटा कर्व के थोड़े बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए जी अगर आपके पास कर्व का बिहेवियर डिस्कस करना हो यहाँ पे तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज कि अगर मेरे पास कर्व की वैल्यूज h के करीब आ रही हैं, मतलब x इज लेसर देन इक्वल टू h है, बेसिकली मैं h के करीब आ रहा हूँ तो बेटा मैं अपने कर्व पे बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज की अगर बात करूँ कि h के करीब आ रहा हूँ जब मैं,
तो बेटा जो मेरा कर्व है इट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है जी। क्योंकि देखो बेटा अगर आप एच के पास आते जा रहे हो तो आपके जो कर्व के आउटपुट है वो बेसिकली इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन जब मेरी डोमेन जो है वो एक्स ग्रेटर लेसर देन इक्वल टू एच है, मतलब एच के करीब आता जा रहा हूँ। लेकिन बेटा जब मैं एच से आगे जाता जा रहा हूँ, एच से दूर जाता जा रहा हूँ, तो मेरे पास जो मेरे आउटपुट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब मेरी x ग्रेटर देन इक्वल टू h की डोमेन होगी, कि मतलब x की वो वाली सारी वैल्यूज जो कि h से आगे की हैं उन पे मेरा जो कर्व है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली फिर डिक्रीज कर रहा है। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे मेरे जो आउटपुट वैल्यूज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे y मेरे पास डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। So guys, this is it about the nature, about the sketching of the quadratic curve, and now we'll be moving on to the domain and range of quadratic curves. ठीक है जी, हमने देखो यहाँ पे सारे टर्निंग पॉइंट्स की बात कर ली, वो टर्निंग पॉइंट मीन्स इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड इनपुट वैल्यूज वो भी डिस्कस कर लिया। बस ये याद रहे कि मिनिमम का ये सबसे छोटा मिनिमम आउटपुट वैल्यू हो सकता है मिनिमम क्वाड्रेटिक कर्व का, और वो k होता है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। बेटा यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू होती है वो, that is the turning point of the वो y coordinate of the turning point, ठीक है जी। Alright जी, let's start with the domain and range of quadratic functions। तो देखें जी, domain and range of quadratic functions में अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से ही होगा कि आपसे पूछा जा रहा होगा कि like find the domain for the given values of range। तो मतलब क्या होगा, question will be such that find the range for given values of domain, कि हमें बेसिकली गिवन डोमेन होगी और उसके लिए हमारे पास क्या करना होगा, हमें एक रेंज ढूंढनी होगी, ठीक है जी। तो गिवन वैल्यूज ऑफ डोमेन के लिए हमें रेंज ढूंढना होगा। तो बेटा अगेन इसके लिए ना मैं आपको एक हिंट बताता हुआ चलूँ कि देखो अगर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा होता है तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सबसे पहले स्केच द कर्व करना होगा, ठीक है जी। एंड स्केच द कर्व करने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, और स्केच करने के लिए आपको ये याद है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बेटा आपके पास ये है कि लुक आउट, देन जो सेकंड बात जो है जो मैटर करती है ज़्यादा, वो क्या है, लुक आउट फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम values of output for given domain, कि जो भी डोमेन गिवन है उसके लिए जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट हो सकती है वो बेसिकली हमें यूज करके अपने पास इसकी रेंज को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो हमेशा किन चीज़ों की फिक्र करनी होगी, हमें दो चीज़ों की फिक्र करनी होगी। तो स्केच करने के बाद कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ आउटपुट क्या आ रहे हैं फॉर द गिवन डोमेन, मतलब जो डोमेन के हिसाब से मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ आउटपुट है उनकी फिक्र करते हुए हमें अपना रेंज का आंसर देना होगा, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। Alright जी, let's start with the first case of quadratic functions के domain and range। So यार let's suppose मेरे पास एक quadratic function given है और उसका जो domain मुझे दिया हुआ है जिसके लिए उन्होंने मुझसे range पूछा है, that is such that कि x is an element of all real numbers, मतलब x exists for all real values। तो बेटा अब इसकी मुझे range ढूंढनी है। तो यार अगेन देखो रेंज ढूंढने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दिस इज अगेन सिंगल साइडेड डोमेन, सही है जी। तो मेरे पास वन साइडेड डोमेन है। तो बेटा अगर मेरे पास कभी भी वन साइडेड डोमेन होती है तो बेटा उसकी जो भी रेंज होती है वो भी मेरे पास वन साइडेड रेंज बना रही होती है, ठीक है जी। तो बेटा अब आपने क्या करना है, आपने देखो कभी भी क्वाड्रेटिक कर्व अगर आपके पास आ जाए और उसका डोमेन एंड रेंज का सवाल आ जाए तो आपने सबसे पहले उसको स्केच करना होता है। तो स्केच करने के लिए बेटा आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, के थर्ड वैल्यू अपनी मर्जी का होना चाहिए, वो भी है नहीं बेटा। सो इट विल बी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो बेटा इससे नेचर क्या हो गया, a की वैल्यू 1 हो गई, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम नेचर हो गया, और बेटा जो भी मेरे टर्निंग पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गया, 1,7 हो गया, ठीक है जी। अब देखो बेटा मेरे पास जो इसका स्केच आता इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास स्केच आ रहा होता है, ठीक है जी।
So guys, looking at this sketch now, I know that my domain is what x exists for all real values. के मतलब x जो है वो बेसिकली सारी ही रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब कहीं भी x की सारी रियल वैल्यूज जो है ना उसकी डोमेन का पार्ट होगी। तो बेटा अगर सारी रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा तो मेरा जो फंक्शन है वो भी यही सारा बेसिकली सारी ही आउटपुट वैल्यूज फंक्शन की रेंज का पार्ट होंगी। ठीक है भाई, फंक्शन की रेंज का पार्ट सारी आउटपुट वैल्यूज होंगी। लेकिन अगेन आपने बेटा दो चीज़ों के बारे में सोचना होता था कि आपको जो हिंट दी थी वो क्या थी कि आपके पास हमेशा आपने दो चीज़ों का सोचना था कि सबसे पहले स्केच करो और फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू के बारे में सोचो। तो देखो बेटा यहाँ पे जो मेरा टर्निंग पॉइंट होगा दिस इज गोइंग टू बी, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 7 होगा और बेटा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा। तो बेटा अगेन यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी क्या ये मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व होगा कि मतलब कर्व की सारे जो भी आउटपुट्स होंगे वो इस वैल्यू पे सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, बाकी सब इससे ऊपर होंगे। ठीक है, मतलब इस वैल्यू पे सबसे छोटा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गोइंग टू बी एट 7, क्योंकि 7 पे मेरे पास मिनिमम वैल्यू का मिनिमम पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट आउटपुट होता है। तो मेरा मिनिमम आउटपुट जो होगा इस कर्व का वो कहाँ पर होगा, वो होगा बेटा 7 पर होगा। और बाकी जितने भी आउटपुट्स आ रहे होंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज वो बेसिकली 7 या उस 7 से बड़े ही आ रहे होंगे। 7 पे सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा। तो बेटा 7 पे अगर वो मिनिमम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो भी फंक्शन की रेंज बनेगी वो क्या बन जाएगी कि मुझे ये पता चल गया कि भाई 7 पे वो मिनिमम है, बाकी सारी वैल्यूज उससे तो बड़ी है, 7 से तो बड़ी है। 7 इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस कर्व, द मिनिमम आउटपुट दैट दिस कर्व कैन गिव इज 7। सो दैट मींस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x मेरा आउटपुट जो था वो मिनिमम कहाँ पर हो सकता था, उसका मिनिमम पॉइंट था 7। तो बेटा मेरे पास जब मैं इसका रेंज का आंसर दूंगा तो इट इज गोइंग टू बी f ऑफ x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। Why is 7 being included? Even though this is the minimum point, it is being included because 1 is also a real number. क्या 1 मेरी डोमेन का पार्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि सारे रियल नंबर है। तो दैट मीन्स एट 1 इट इज एट इट्स मिनिमम वैल्यू एंड दैट इज 7। अदर देन दैट इट कैन बी एनीथिंग, वो मुझे नहीं पता कि जाहिर सी बात है जितना बड़ा x ग्रेटर देन 7 डालूंगा तो बेटा f ऑफ x के ग्रेटर देन 7 आंसर आ रहे होंगे, और फिर x लेसर देन 7 डालूंगा तो मेरे पास उस केस में भी f ऑफ x के ग्रेटर देन 7 आ रहे होंगे। और मैं मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता क्योंकि जितना बड़ा आउटपुट होगा उतना बड़ा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा होगा। तो बेटा इसीलिए मुझे एक बात जो पता है बस वो ये पता है कि मिनिमम पॉइंट जो है कर्व का वो बेसिकली यहाँ पर हो सकता है टर्निंग पॉइंट पे। तो दैट इज वाई मेरी जो कर्व की रेंज हो जाएगी इट इज गोइंग टू बी f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा 1 भी एक ऐसा रियल नंबर है जो कि इस डोमेन का पार्ट है, तो 1 पे ही तो वो 7 हो रहा है, तो इसीलिए वो 7 वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो रही होगी। ठीक है जी, ऑलराइट जी, लेट्स लुक एट दिस केस नाउ। अब देखो यार जो फंक्शन मेरे पास गिवन है वो क्या गिवन है, f ऑफ x इज x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। अगेन यार देखो दिस इज वन साइडेड डोमेन, तो बेटा वन साइडेड डोमेन के लिए हमें पता है कि मेरे पास वन साइडेड रेंज ही आ रही होगी या फिर सिंगल साइडेड रेंज आ रही होगी। ठीक है जी, तो देखें जी अब आपके पास अगेन जब कभी भी सिंगल साइडेड रेंज, ठीक है जी, अब आपके पास देखिए बेटा हो क्या रहा होता है कि जब कभी भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी डोमेन रेंज का सवाल आता है, तो बेटा किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज का सवाल आ जाए हमें उसको स्केच करना होता है, स्केच करने के लिए कन्वर्ट करना होता है किस चीज़ में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में। तो बेटा अगर यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करता it would become something like this. So that means a minimum quadratic function with the turning points of 1,7 के turning points आते हैं। तो बेटा मेरा जो स्केच है वो बेसिकली इस तरह की कोई चीज़ बन रही होती है यहाँ पे एंड दैट इज ऑल। ठीक है जी, तो बेटा देखो अब फॉर द गिवन डोमेन वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि मेरे पास जो मेरा आउटपुट है इनपुट है वो बेसिकली 1 या उससे बड़ी सारी वैल्यू होगी। तो बेटा 1 पे अगर मैं बोलता 1 या उससे बड़ी सारी वैल्यू होती तो ये वाली सारी वैल्यूज के बारे में बोल रहा होता, तो मतलब मेरा आउटपुट जो होता वो बेसिकली इस टर्निंग पॉइंट या फिर उससे आगे की सारी वैल्यूज होती। ठीक है, इस तरह का आउटपुट होता। और बेटा ये मेरा क्या था, ये वाली जो मेरी वैल्यू है दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी माय टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये मेरा टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट पे मेरा जो x था वो 1 था, तो और या फिर 1 या उससे आगे की सारी वैल्यूज हो सकती हैं डोमेन का पार्ट। तो बेसिकली मेरी जो रेंज हो सकती है वो बेसिकली ये वाली सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है जी,
अब देखो बेटा, अगर आपने इसका रेंज देखना है तो बेटा आपको पता है 1 पे, यहाँ पे बेसिकली ये कर्व का मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट का क्या क्या मतलब होता है कि मिनिमम आउटपुट इज एट दिस पॉइंट, राइट। और मिनिमम आउटपुट है क्या, वो बेसिकली 7 है। तो बेटा क्या मेरा कर्व का, अभी अगर मैं डोमेन की बात करूं कि अगर मेरा डोमेन बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कि मतलब ये 1 या फिर उससे आगे की सारी वैल्यूज, तो बेटा अभी मैं अपनी 1 पे क्या मिनिमम पॉइंट पर हूँ। तो बेटा अगर मेरा मिनिमम पॉइंट 1 पर ही है और 1 इज द पार्ट ऑफ द डोमेन, तो दैट मीन्स माई कर्व इज गोइंग टू गिव मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स आउटपुट एट दिस पॉइंट। तो मतलब इस पॉइंट पे मेरे पास कर्व की मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट आती, तो एंड दैट पॉइंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ माय डोमेन। सो दैट मींस कि मेरा रेंज क्या हो जाएगा, मेरा रेंज इज गोइंग टू बी f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, के मतलब 7 से सारी बड़ी वैल्यूज मेरे पास आउटपुट होती। क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं जैसे जैसे x में आगे जाता रहूंगा, मेरे पास जो y है वो 7 से बड़े आंसर देते रहेंगे। तो बेटा ये अब इसका हिंट क्या था कि आपके पास अगर टर्निंग पॉइंट वाली वैल्यू पे बेसिकली आप मिनिमम हो, तो टर्निंग पॉइंट अगर इंक्लूडेड है तो आपका मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। अगेन दिस इज अ वन साइडेड डोमेन, तो बेसिकली इसका से मिनिमम वैल्यू पता चल सकता है। मुझे मैक्सिमम वैल्यू तो मैं के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे मैक्सिमम इनपुट ही नहीं पता। तो मैक्सिमम इनपुट पता तो बेटा जितना बड़ा इनपुट होगा उतना बड़ा ही आउटपुट होगा। लेकिन मेरे पास मुझे ये पता है कि यहाँ पे मैं मिनिमम हूँ और ये पॉइंट मेरा डोमेन का पार्ट है। 1 पे 1 डोमेन का पार्ट है, तो इसलिए मेरे पास 1 पे मेरे पास मिनिमम है। तो इसलिए मैंने बोला कि f of x is going to be greater than equal to the minimum output value which is 7। ठीक है जी। अब देखो बेटा, अगर ग्रेटर देन 1 बोलता कि मतलब अगर 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो बेटा 1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 1.0001 तो इंक्लूडेड है। तो 1.001 पे मेरा जो आउटपुट आता, क्या वो 7 से कोई बड़ी वैल्यू होती? तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास 1 इंक्लूड नहीं है, तो बेटा यहाँ पे मेरे पास 7 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 1 से बहुत छोटी बड़ी वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो दैट मीन्स जो उसका आउटपुट आ रहा है वो 7 से बहुत छोटी बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब 7 से बहुत थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आउटपुट आ रही होगी। तो बेटा आपके पास फिर 7 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो बट स्टिल आपके पास जो आंसर होगा वो 7 से तो बड़ा ही आ रहा होगा। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू राइट इट एज f of x is greater than equal to 7। ठीक है जी। तो यार अब लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। बेटा थर्ड केस क्या हो सकता है कि वेयर x इज लेसर देन इक्वल टू 1, के मतलब 1 से पीछे की सारी वैल्यूज बेसिकली आपका डोमेन का पार्ट हो जाए। तो बेटा अगर 1 से सारी वैल्यूज पीछे की डोमेन का पार्ट हो जाए, तो उस केस के लिए आपके पास जो भी आउटपुट वैल्यूज हो सकती हैं वो बेसिकली ये वाली हो सकती है, क्योंकि वो बोले टर्निंग पॉइंट से भाई पीछे की सारी वैल्यूज हो जाए, क्योंकि लेस देन 1 टर्निंग पॉइंट 1 पर है, तो इससे पीछे की सारी वैल्यूज। तो बेटा देखो, अगर मैं 1 पे से उससे पीछे की सारी वैल्यूज देखता हूँ, तो 1 पे या उससे पीछे की सारी वैल्यूज का जो आउटपुट वैल्यूज का ग्राफ है वो बेसिकली ये बन रहा होगा मेरे पास। तो बेटा अगेन इस ग्राफ की जो बेसिकली मिनिमम वैल्यू है वो बेसिकली अभी 1 पर है, कि मतलब 1 या फिर पीछे जाता रहूंगा, जैसे 1 से पीछे पीछे x की वैल्यूज देता रहूंगा, तो मेरे पास आउटपुट जो है वो बेसिकली 7 से बड़े आते रहेंगे, लेकिन 1 पे मैं 7 आ रहा हूँ। अब अगेन जितनी छोटी x की वैल्यू ले लूंगा उतना बड़ा मेरे पास आउटपुट का आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि 1 पे मेरे पास कर्व जो है अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा। तो बेटा अगर कर्व अपनी मिनिमम वैल्यू पर 1 पर होगा, तो दैट मीन्स मेरे पास जो रेंज आउटपुट का रेंज का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बेटा 1 पे मैं अपनी मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटा जो आउटपुट आ सकता है वो इस डोमेन का, वो बेसिकली यहाँ पर 1 पर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 इज द मिनिमम पॉइंट, बाकी जितनी भी रेंज की वैल्यूज हैं वो बेसिकली आउटपुट की वैल्यूज हैं वो मिनिमम पॉइंट से तो ऊपर की है। तो इसीलिए इस वैल्यू पर अगर मेरे पास मिनिमम पॉइंट 1 आ रहा है, मिनिमम पॉइंट 7 आ रहा है तो 1 पर, तो बेटा मेरे पास क्या रेंज हो जाएगी, माय रेंज इज गोइंग टू बी f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्योंकि बेटा देखो, अगर आपके पास 1 पर आपके पास मिनिमम आउटपुट आ रहा है और अब आपकी सारी वैल्यूज 1 से छोटी हैं, तो बेटा 1 से छोटी वाली सारी वैल्यूज के लिए भी तो जो आउटपुट होगा फिर वो 7 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 पे वो 7 है। तो दैट मीन्स द मिनिमम वैल्यू दैट इट इज देयर इज 1 पर एंड दैट इज 7। तो दैट इज व्हाई मिनिमम वैल्यू मेरी कर्व की 7 हो जाएगी एंड माय रेंज इज गोइंग टू बी f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अगेन अब बेटा अगर 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से पीछे की सारी वैल्यूज है, तो अगेन मिनिमम तो मुझे पता है ना, मैं 1 पर था और वो कितना था, 7 था। तो दैट मीन्स अब मेरे पास जो भी वैल्यूज होगी वो 1 अगर इंक्लूड नहीं है तो 1 से अगर पीछे की वैल्यू तो 7 से बड़ा ही मेरा आउटपुट होगा। बहुत छोटी सी वैल्यू बड़ी होगी, मतलब बहुत कम वैल्यू से बड़ा होगा 7 से, बट लेकिन होगा 7 से बड़ा। सो दैट इज व्हाई माय रेंज इज गोइंग टू बी f of x ग्रेटर देन
7 इज दैट क्लियर? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं था, 1 पे वो मिनिमम था और 1 पे वो 7 था, लेकिन 1 से बहुत छोटी पीछे की वैल्यू इंक्लूडेड हो सकती है, रेंज का पार्ट हो सकती है, एक लेस देन 1 है, 0.99999 हो सकता था। तो बेटा उसमें जो मेरा आउटपुट आता है वो 7 से बहुत कम वैल्यू बड़ी आउट थी, सही है, मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू ऐसी होती जो कि बेसिकली 7 से बड़ी होती। लाइक सपोज कि हो सकता था भाई कि 7.0001 आता आपका आंसर, लेकिन वो 7 से तो बड़ा ही होता ना आंसर। सो दैट इज व्हाई योर आउटकम इज गोइंग टू बी, योर रेंज इज गोइंग टू बी f of x इज ग्रेटर देन 7। 1 इंक्लूडेड होता तो मेरे पास 7 भी इंक्लूडेड हो जाता। और लेकिन बस ये बात आपने याद रखनी है कि इस पॉइंट पे आपका कर्व मिनिमम है। अब जितना आगे चले जाओगे तो मेरे पास जाहिर सी बात है 7 से बड़े ही आंसर होते रहेंगे आगे जाते जाते। और अब वो कहाँ पर जाके रुकेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि 7 पे बेसिकली मैं मिनिमम हूँ। अब अगर 1 से पीछे जाते रहोगे तो अगेन मुझे पता है कि इस पॉइंट पे मैं मिनिमम होगा, बाकी जो भी इससे पीछे की वैल्यूज पे, x की पीछे की वैल्यूज पे भी इससे बड़े 7 से बड़े ही आंसर आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी f of x greater than equal to 7. Alrighty, so let's just look at this case now. Again, the same function is given, f of x is equals to x square minus 2x plus 8. और बेटा जो डोमेन्स हमारे पास given है वो क्या है, x greater than equal to 0, x greater than 0, x less than equal to 0, and x less than 0. तो यार अगेन these are all single sided domains, one sided domains हैं, तो इनके आउटपुट्स भी जो रेंजेस होंगी वो भी अगेन वन साइडेड ही होंगी। तो यार अगेन अगर मुझे डोमेन रेंज का क्वेश्चन कभी भी आंसर करना होगा तो बेटा मुझे इसको स्केच करना पड़ेगा, स्केच करने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। यार मुझे पता है इसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म क्या आ जाती है, x minus 1 whole square plus 7 where 1 and 7 are the turning points। अच्छा जी, अब देखो यार बेसिकली अब हमारे पास ये कर्व जो है इसका स्केच कोई इस तरह की चीज़ बन रही होती है। And looking at this sketch के basically what I need to understand is कि मेरे पास बेटा ये 8 जो है ये मेरा y इंटरसेप्ट है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है जी। सो गाइस नाउ माय लुकिंग एट द डोमेन सेज व्हाट कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो जी आपके पास जो x एग्जिस्ट करता है अभी वो सारी किन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है, वो मेरे पास एग्जिस्ट करता है सारी वैल्यू विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा उनके लिए जो मेरे पास जो आउटपुट होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली सारी वैल्यूज मेरा आउटपुट हो रहा होगा, ठीक है जी। तो मतलब ये वाली सारी वैल्यूज मेरी डिस्कार्ड हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास जो इनपुट है वो सिर्फ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या उससे बड़ी वैल्यूज। तो बेटा उसके लिए जो मेरा ग्राफ है वो बेसिकली इन सारी वैल्यूज पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब ये आउटपुट के ये सारे आंसर आ रहे होंगे, ठीक है जी। तो बेटा देखो अभी मेरे पास अगर ये सारे आंसर्स आ रहे हैं तो मेरे पास अभी भी मेरा जो मिनिमम पॉइंट है, क्या वो टर्निंग पॉइंट बेसिकली मेरा मिनिमम पॉइंट है ये है, और मेरी जो मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या मैं बोल सकता हूँ वो बेसिकली 7 के बराबर है। और बाकी मेरे जो भी आउटपुट्स हैं वो बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये सारे हो रहे हैं, लेकिन और फिर वो यहाँ से आगे जाके फिर वो बड़े होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितने बड़े हो जाएंगे क्योंकि मेरी वैल्यू में सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा है। जितना बड़ा x की वैल्यू होगी उतना बड़ा मेरा आउटपुट का आंसर भी आ रहा होगा, बट मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी दैट इज गोइंग टू बी एट दिस पॉइंट वेयर माय x इज इक्वल टू 1 एंड माय मिनिमम आउटपुट वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7। तो बेटा इस डोमेन के लिए मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा रेंज का, दैट कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा मिनिमम कर्व जो होगा वो अभी भी 7 पर हो रहा होगा। तो दैट इज व्हाई माय मिनिमम आउटपुट वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस। तो दैट मींस मेरे पास रेंज का आंसर क्या आ जाएगा, f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कि 7 या उससे बड़ी ही कोई चीज होगी क्योंकि मिनिमम यहाँ पर होगा। बड़ी कितनी हो सकती है, वो जितना बड़ा x की वैल्यू उतनी बड़ी हो सकती है। तो दैट इज व्हाई माय आंसर फॉर द रेंज इज गोइंग टू बी f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब देखो यार इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 में बेटा क्या हो रहा होगा, देखो बेटा 0 इंक्लूडेड नहीं है, दैट मींस जो ये वाला पॉइंट है मेरा 0 वाला पॉइंट है ये इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब मेरा 8 आउटपुट इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इस सब से मेरा कोई ताल्लुक है नहीं क्योंकि देखो बेटा आपके पास 8 इंक्लूड हो या ना हो आपका कर्व अभी भी मिनिमम यहाँ पर होगा। अब वो मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है वो आपको नहीं पता क्योंकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू उतनी बड़ी होगी जितना बड़ा आपका x का आंसर आ रहा होगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू इतना बड़ा होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो है ना आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द कर्व इज गोइंग टू बी एट 1 व्हिच इज अगेन द पार्ट ऑफ द domain. 1 is the part of the domain. If the curve, the domain is greater than 0, but 1 is the part of the domain. And at 1, the curve is at its minimum value.
minimum output value of the curve is at 1 which is 7. तो दैट मीन्स कि मेरी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, इट इज गोइंग टू बी f of x is greater than equal to 7, क्योंकि बेटा देखो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू अभी 1 पर आ रही है, 1 जो है वो 0 से तो बड़ा ही है, दैट मीन्स 1 इज द पार्ट ऑफ द डोमेन, दैट इज व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस वैल्यू ऑफ 7. और 7 पे 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि 7 इज द मिनिमम वैल्यू, इससे छोटा कोई भी मेरे पास आउटपुट का आंसर नहीं आता, इससे बड़ा ही आएगा, और वो वैल्यू है कहाँ पे, वो वैल्यू 1 पर है. अब 1 इज जो इंक्लूडेड इन द डोमेन, यस इट इज, बिकॉज़ ग्रेटर देन 0 में 1 तो आता ही है, सो दैट इज व्हाई दिस 7 इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड. ठीक है जी. अब बेटा देखो लेस देन 0 की बात करते हैं कि x इज लेस देन 0. तो देखो बेटा x इज लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि माय कर्व इज गोइंग टू बी एग्जिस्टिंग फॉर ऑल दीस x वैल्यूज जो कि लेसर देन 0. तो बेटा उनके लिए जो मेरे आउटपुट्स हो सकते हैं, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे आउटपुट्स आर गोइंग टू बी दीस वैल्यूज. ठीक है जी. तो देखो जी अब इस वैल्यू के लिए अगर 0 इंक्लूडेड है तो 0 पे बेसिकली जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो 8 आ रहा है. एंड देन व्हेन आई गो बिहाइंड 0, मैं 0 से पीछे जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू 8 से ऊपर की तरफ जा रही है. दैट मींस 0 पर वो 8 था, अब जैसे जैसे 0 से पीछे जा रहा हूं वैसे वैसे 8 से ऊपर जा रहा हूं. तो दैट मींस मेरा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी f of x is going to be greater than equal to 8. अब जाहिर सी बात है जितना पीछे चला जाऊंगा उतना बड़ा ही आउटपुट आ रहा होगा, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा. मैक्सिमम का आपके अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सबसे छोटी x की वैल्यू कितनी होगी. आपको ये पता है 0 पे 8 है, फिर बेटा 8 से जैसे 0 से पीछे जा रहा हूं, कर्व का बिहेवियर देख ले बेटा क्या है कि 8 से ऊपर जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8. अच्छा जी. अब देखो बेटा यहाँ पे ना इस केस में आपके पास टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड था ही नहीं. तो टर्निंग पॉइंट अगर आपके पास इंक्लूडेड नहीं था, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब कभी आपके पास टर्निंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता तो आपने बेटा मिनिमम वैल्यू भी आपके पास टर्निंग पॉइंट पर ही आती है. तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने जाके देखना होता है कि भाई मिनिमम पॉइंट अगर इंक्लूडेड नहीं है तो फिर मेरा आउटपुट आ क्या रहा है, मतलब मिनिमम आउटपुट या मैक्सिमम आउटपुट मेरे पास आ क्या रहा है. तो आपने फिर जाके उसकी रेंज लिखनी होती है. लेकिन अगर कभी भी आपके पास टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड होता है तो फिर आप उसका आंसर डायरेक्टली दे रहे होते हो कि आपके पास मिनिमम वैल्यू तो उसकी टर्निंग पॉइंट पर ही होगी, बाकी सारी वैल्यू उसके बाद ग्रेटर हो सकती है. ठीक है जी. तो बेटा देखो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अगर x लेस देन 0 था, तो देखो लेस देन 0 पे देखो बेटा आपके पास 0 पर उसका आउटपुट 8 था. तो अगर 0 से कोई भी छोटी वैल्यू लेता हूं तो आपका आंसर 8 से थोड़ा सा बड़ा आता है. तो बेटा अगर आप 0 से थोड़ी सी पीछे की वैल्यू लेते हो तो आपका आंसर 8 से थोड़ा सा बड़ा आता है. तो दैट मींस 0 पे आपका आउटपुट 8 है, 0 इंक्लूडेड नहीं था, आपका 8 भी इंक्लूडेड नहीं होगा. तो दैट इज व्हाई योर आउटपुट इज गोइंग टू बी जस्ट सिंपली रिटन एज f of x is greater than 8. अब 8 इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है. हाँ अगर 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू ले लूं तो बेटा आंसर मेरा 8 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 8 कभी भी नहीं आएगा. तो इट इज दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट सिंपली स्टेटेड ग्रेटर देन 8. ठीक है जी. ऑलराइट जी, लेट्स लुक एट दिस केस नाउ. तो अगेन देखिए जी आपके पास सेम कर्व गिवन है, तो बेटा x² - 2x + 8 है, और अब जो डोमेन गिवन है वो अगेन सिंगल साइडेड डोमेन है, तो इनकी जो रेंजेस होंगी वो भी सिंगल साइडेड रेंजेस हो रही होंगी. तो यार देखो डोमेन रेंज के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने सिर्फ इसको स्केच करना जरूरी है. स्केच करने के लिए कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बेसिकली लुक समथिंग लाइक दिस. कन्वर्ट इसमें कंप्लीट इन द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास जो मेरा स्केच बन रहा होगा वो बेसिकली कोई इस तरह की चीज बन रहा होगा एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग समथिंग लाइक दिस. तो बेटा देखो मेरे पास 1 जो बेसिकली पॉइंट है इट इज समवेयर ओवर हियर. बेसिकली 1 ये वाला पॉइंट है, तो बेसिकली 3 है वो बेसिकली कहां पर होगा. क्या मैं बोल सकता हूँ 3 वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ होगा और 3 पे जो आउटपुट आ रहा होगा आपका वो मेरे ख्याल में 10 आ रहा होगा. ठीक है जी. क्योंकि अगर चेक करना है किसी को सो इट इज गोइंग टू बी f of x ग्रेटर देन वो f of 3 करना होगा बेसिकली. तो 3 डालते हैं बेटा फंक्शन में, तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 + 8, तो इट इज गोइंग टू बी 9 - 6 + 8, so it is going to be 11. yeah, this is not 10, this is 11 basically. तो आपने यहाँ पर आके इसको एडजस्ट कर देना है एंड यू विल राइट इट एज 11. ठीक है जी. तो ये आपके पास 11 इसका आउटपुट आ रहा है एट 3. ठीक है जी. अब देखो बेटा उसने बोला क्या, उसने बोला कि डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. मतलब क्या हुआ बेटा इस बात का कि x की वो सारी वैल्यू जो कि 3 से बड़ी हैं वो बेसिकली डोमेन का पार्ट है. तो बेटा अगर 3 से बड़ी वाली वैल्यू डोमेन का पार्ट है तो जो रेंज होगी वो बेसिकली इन सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करती होगी, मतलब आउटपुट्स बेसिकली ये वाली सारी वैल्यूज के लिए आएंगे. तो बेटा यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो जो बेसिकली मेरा 3,11 वाला पॉइंट है जहाँ पे 3 इनपुट है और आउटपुट 11 है, दैट इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू राइट.
क्योंकि बाकी सारे जो भी आउटपुट आ रहे होंगे वो बेसिकली आपको दिख रहा है कि 11 से बड़े ही आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे 3 पे आगे जा रहे होंगे कर्व आपका 11 से ऊपर ही जा रहा होगा। तो दैट मींस आपको मिनिमम वैल्यू पता है, आपके पास साइड वाले सब मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपको ये नहीं पता कि x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। तो दैट इज व्हाई आपका जो आंसर हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ठीक है जी। अब बेटा यही चीज अगर 3 इंक्लूडेड नहीं होता तो इट वुड हैव बीन f of x ग्रेटर देन 11। अच्छा जी, अब बात आती है बेटा नेक्स्ट केस की, उसमें उसने आपको क्या बोला कि x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो मतलब लेस देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि x की जो भी सारी वैल्यूज हैं वो बेसिकली कौन से 3 से पीछे वाले सारे वैल्यूज इनपुट हो सकते हैं, 3 से पीछे वाली सारी वैल्यूज मेरी इनपुट हो सकती हैं। ठीक है जी। तो बेटा उनके लिए चेक करते हैं आउटपुट क्या हो सकता है। तो बेटा वो जो आउटपुट है वो ये वाली सारी वैल्यूज हो सकती है, ये वाली सारी वैल्यूज हो सकती है। तो देखो बेटा अब ये वाली सारी वैल्यूज में मुझे एक बात समझ आ गई कि अगेन जो मेरी मिनिमम पॉइंट है इस केस में वो मेरा मिनिमम वैल्यू ये वाला है टर्निंग पॉइंट का। मिनिमम आउटपुट बेसिकली मेरा क्या है, मिनिमम आउटपुट मेरा है इस केस में 7 है मेरा मिनिमम आउटपुट और x की उधर वैल्यू है 1। तो बेटा 1 मेरा डोमेन का पार्ट है ना, डोमेन के अंदर 1 इंक्लूडेड है, तो मतलब कर्व बेसिकली अपनी मिनिमम वैल्यू पे आउटपुट में यहां से रीच कर रहा होगा, मतलब मिनिमम यही होगा उसका इस केस में। सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस केस में मिनिमम इधर, क्योंकि कर्व अपनी ओरिजिनल मिनिमम जो वैल्यू होती है उस पे नहीं आ रहा था कभी भी, लेकिन यहाँ पे जब आप 3 से पीछे आ रहे होगे तो जब 1 पे आओगे तो कर्व अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा, सबसे छोटी कर्व की वैल्यू ये ही होगी 7 होगी और बाकी सारी वैल्यू उससे ऊपर की होंगी। तो आपको एक बात पता चल गई कि अगर टर्निंग पॉइंट किसी भी रेंज डोमेन में इंक्लूडेड है तो भाई जो रेंज होगी वो उसका मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा, ये टर्निंग पॉइंट का मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम आउटपुट वैल्यू होगा, टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। तो बेटा उस केस में भी, इस केस में आपके पास अगेन आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, टर्निंग पॉइंट, मिनिमम आउटपुट वैल्यू ऑफ द कर्व, टर्निंग पॉइंट का जो भी आउटपुट वैल्यू वही मिनिमम होगा, क्योंकि आपको पता है भाई कि जब यहां से आ रहे होगे तो आप बेसिकली कर्व का मिनिमम वैल्यू यहां पर रीच होगा और बाकी सारे आउटपुट उससे ऊपर के होंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अच्छा जी, अगर बेटा 3 इंक्लूडेड नहीं भी है तो बेटा 1 तो इंक्लूडेड है ना, तो 1 पे वो अपना मिनिमम आउटपुट दे रहा है, तो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो बेटा याद रखना अगर आपके पास टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड है, टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड है तो बेटा आपके पास रेंज के लिए तो मिनिमम पॉइंट रेंज आपका जो है ना इट्स ग्रेटर और इक्वल टू मिनिमम पॉइंट। लेकिन अगर आपका टर्निंग पॉइंट नॉट इंक्लूडेड है सो यू हैव टू ऑलवेज चेक फॉर टर्निंग पॉइंट। अगर आपके पास नॉट इंक्लूडेड है तो बेटा आपके पास चेक फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट, क्योंकि देखो बेटा टर्निंग पॉइंट पे ना आपका जो है ना आउटपुट जो है, अगर टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड होता है तो आपको पता होता है कि आउटपुट का मिनिमम पॉइंट इज गोइंग टू बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिनिमम टर्निंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है डोमेन में, टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा डोमेन में, तो आपने फिर अपने मिनिमम आउटपुट के लिए जाके चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस केस में मेरे पास टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था, मेरे को जो 0 दैट्स देन 0 वाला केस था उसमें भी टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड नहीं था, ये टर्निंग पॉइंट आपका 1 है। अब ग्रेटर देन 3 के केस में तो भाई जाहिर सी बात है 3 या उससे आगे के सारे x, तो भाई उससे सारे आगे इसके आउटपुट ये हो सकते हैं, तो मतलब 3 पे मेरा आउटपुट 11 आ रहा है तो मतलब मेरे फाइनल आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होंगे। लेकिन अगर मेरे पास लेस देन 3 है तो देखो बेटा मेरे पास लेस देन 3 में आउटपुट इनपुट जो सकते हैं वो 3 या उससे छोटी सारी वैल्यू होती है, मतलब 1 हो सकता है। तो मतलब 1 पे कर्व अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू पर होता है, वो कौन सी वैल्यू है, वो 7 वाली वैल्यू है। तो मतलब कर्व के जो आउटपुट्स है मिनिमम आउटपुट जो है वो 7 है, बाकी सारे जो आउटपुट्स आएंगे वो 7 या उससे बड़े ही आएंगे। तो दैट इज व्हाई कर्व का उस केस के लिए जहां पे डोमेन में टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड है रेंज इज ग्रेटर और इक्वल टू द मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व क्या होता है, वो बेसिकली आपके पास हमेशा, तो बेसिकली मैं लिख देता हूं इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज f of x ग्रेटर देन इक्वल टू k, कि मतलब k से बड़ा ही होगा। ठीक है जी। और अगर आपने लेट सपोज कभी टर्निंग पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो फिर आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई मिनिमम पॉइंट बेसिकली आ कितना रहा है। ठीक है जी। Alright जी, let's just look at this case now. तो यार देखो again now the example that is used is the similar one to previous examples. तो यार the sketch
to sketch this, we'll have to convert this into completing the square form and it will become x minus 1 whole square plus 7. ठीक है जी. तो देखें जी, आपके पास टर्निंग पॉइंट्स के आगे 1,7 आ गए. तो now the domains that are being given to us in this case are double sided. तो बेटा अगर डबल साइडेड डोमेन होगी तो याद रखना कि डबल साइडेड डोमेन के लिए आपके पास जो आउटपुट आएंगे, मतलब जो रेंज आएंगी, वो भी डबल साइडेड रेंज हो रही होगी. ठीक है जी. तो अगेन यार अब इसका स्केच देखते हैं, क्योंकि देखो रेंज डोमेन से रेंज निकालने के लिए आपके पास स्केचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स के बारे में सोचने लगते हैं. तो देखिए जी, अगर आप इसकी बेटा स्केच की बात करो तो इसका स्केच जो है इट विल ऑलवेज बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो देखो जी, आपके पास अगर आपने इसके स्केच की बात करनी होती है तो यू नीड टू रियलाइज दैट कि इसका जो स्केच है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. तो बेटा अगर इस केस में मैं बात करूं कि 0 से लेके 4 तक की डोमेन है, तो 4 इज गोइंग टू बी सम पॉइंट ओवर हियर. लेट्स सपोज कि 4 आपके पास कोई इस तरह का कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. तो देखो जी, 4 पे अगर आपने आउटपुट देखना है तो f of 4 is going to be like 4 square minus 2 into 4 plus 8. So 16 minus 8 is going to be 8 and then plus 8 is going to be 16 again. So अगर यहाँ पे आपके पास आउटपुट बेटा कितना आ रहा है, आउटपुट एट x equals to 4 is 16. ठीक है जी. तो आपके पास जो पार्ट है जिसपे डोमेन एग्जिस्ट, जो कि डोमेन का पार्ट है, इट इज गोइंग टू बी दिस पार्ट. x की ये वाली सारी वैल्यूज के लिए मेरे पास डोमेन एग्जिस्ट करती होगी 0 से लेके 4 तक. लेकिन बेटा अगर मुझे इसकी आउटपुट वैल्यू देखनी है तो आउटपुट वैल्यूज आर गोइंग टू बी फ्रॉम हियर टिल हियर. ठीक है जी. ये आपकी सारी आउटपुट की वैल्यूज हो जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये मेरा आउटपुट की सारी वैल्यूज हो जाएंगी फॉर द गिवन डोमेन. तो बेटा देखो अगेन आपके पास जो भी आउटपुट की वैल्यूज आ रही हैं एट दिस पॉइंट, क्या आप अपने मिनिमम वैल्यू पे हो कर्व के, क्योंकि दिस इज द टर्निंग पॉइंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व, राइट. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस केस. तो बेटा मिनिमम वैल्यू अगर आपके पास ये है एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू तो वही है जो अपना टर्निंग पॉइंट था, और मैक्सिमम वैल्यू है. इवन दो जो डोमेन की सबसे छोटी वैल्यू है उसके पे आउटपुट मेरा 8 आ रहा है, बट दिस इज नॉट द मिनिमम पॉइंट. Minimum point is going to be again what? The turning point, because turning point is again the part of this domain. तो जब कभी भी turning point डोमेन का पार्ट होता है तो वहां पे कर्व मिनिमम हो जाता है, टर्निंग पॉइंट पे मिनिमम होता है. और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पता कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, वो अपनी लास्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट पे, इनपुट पे वो मैक्सिमम हो रहा है, और वो 16 पे हमें पता चल रहा है. तो बेटा हमें बस ये मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में सोचना होता है. मिनिमम मुझे पता चल गया कि अगर डोमेन के अंदर मेरा टर्निंग पॉइंट का एक्स है, बिल्कुल है, तो बेटा कर्व कहाँ पे मिनिमम होगा? अपने टर्निंग पॉइंट के एक्स पे मिनिमम होगा. और बाकी मैक्सिमम आप बता सकते हो, लेकिन जहाँ पे सिंगल साइडेड का कितना वहाँ पे मैक्सिमम नहीं बता सकते थे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे एक ही साइड गिवन थी डोमेन की. आपको ये नहीं पता था कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है वो, तो इसलिए आप उसका नहीं बता सकते मैक्सिमम या मिनिमम. लेकिन यहाँ पे आप बता सकते हो कि मिनिमम अगर इस पॉइंट पे, तो मैक्सिमम आपके पास नजर आ रहा है कि 4 पे ही मैक्सिमम होगा. तो दैट इज व्हाई स्केचिंग इज सो इंपॉर्टेंट, कि आपको पता चल गया भाई कि मैक्सिमम कहाँ पर है. ठीक है. तो अगेन जब आप इसकी डोमेन का आंसर लिखने जाओगे, रेंज का आंसर लिखने जाओगे, तो 7 पे मिनिमम हो आप, क्योंकि 7 पे आपके पास कर्व मिनिमम पॉइंट पर है, तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बट लेस देन इक्वल टू 16. ठीक है जी. अब अगर ये देखो 0 और 4 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड नहीं है तो समझ आता है कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 तो इंक्लूडेड है, 1 पे वो मिनिमम है, तो मतलब 1 वाली वैल्यू पे वो क्या है, कर्व की मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज आ रही है. क्या है? वो 7 है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आउटपुट 1 पर ही आ रही है. तो दैट मींस 7 भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है. तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बट इट इज गोइंग टू बी लेसर देन 16, क्योंकि देखो बेटा अगर आपने देखना है 16 वाली वैल्यू पे, 16 के साथ 4 पर आता, 4 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब 16 भी इंक्लूडेड नहीं होगा. 4 से पहले वाली वैल्यू सारी x की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो मतलब 16 से पहले वाली सारी y की वैल्यू इंक्लूड होंगी, बस 16 नहीं होगा इंक्लूडेड. अगेन बेटा देखिए, अगर आपके पास 0 इंक्लूडेड है, सही है, तो 0 इंक्लूडेड है, लेकिन हमारे पास तो मिनिमम कहाँ पर होता है? टर्निंग पॉइंट पर होता है. 0 इंक्लूडेड है तो 1 भी इंक्लूडेड हो गई. तो बेटा इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7. लेकिन हाँ, इस केस में 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट इज व्हाई 16 इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि 4 से पहले वाली सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, तो 16 से पहले वाली सारी वैल्यूज होंगी इंक्लूडेड, बट 16 नहीं होगा इंक्लूडेड. तो बेटा अगेन अगर मेरे पास 0 इंक्लूडेड नहीं है बट 4 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड हो या ना हो, मेरे पास तो मिनिमम तो बेटा 1 पर होता है, 1 तो इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 0 से बड़ा सारी वैल्यू है. तो 1 इंक्लूडेड है, 1 पे मेरा मिनिमम आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. So that is why it is going to be greater than equal to 7 and then 4 included है, तो that is why मेरा 16 भी included हो जाएगा. Is that clear to you guys?
Alright, G, let's just start with this case now. Again, the same example is being used. That is what x square plus 2x minus 8. तो यार इसको स्केच करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्केच क्यों कर रहा हूँ? स्केच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार जो कंप्लीटिंग वो डोमेन से रेंज निकालने का केस है, उसके लिए हमें स्केचिंग करना जरूरी होती है और फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के पीछे भागना होता है. तो देखो जी, यहाँ पे एक डबल साइडेड डोमेन्स गिवन है, तो उनके लिए डबल साइडेड रेंजेस आ रही होंगी. सो लेट्स विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. तो गाइस देखो, आपके पास जो कर्व का स्केच बनेगा ना, वो इस तरह की चीज बन रही होगी. ठीक है जी. अब देखें जी, आपके पास जो डोमेन है वो क्या है, 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज के, मतलब 1 अगर बेसिकली इसका टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ पर इस तरह से होगा. तो बेटा मेरे पास जो डोमेन है ना, वो बेसिकली ये वाले पूरे पार्ट की सारी एक्स वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी. तो दैट मीन्स उनका जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली ये वाला सारी एक्स की वैल्यू वाई वैल्यूज आ रही होंगी. ठीक है जी. अब देखो बेटा, आपके पास यहाँ पे इन वैल्यूज के लिए जिनके लिए x जो है वो 0 से लेके 1 है, तो उनका जो आउटपुट है वो बेसिकली ये आ रहा होगा. तो आपको एक बात ये समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली मिनिमम आउटपुट है, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास मिनिमम पॉइंट है. तो मिनिमम पॉइंट पे बेसिकली आपके पास मिनिमम आउटपुट आ रहा होगा, क्योंकि इसका जो x है वो 1 है और y जो है वो कितना है 7 है. ठीक है जी. और इस पॉइंट पे बेसिकली मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट आ रहा होगा, क्योंकि देखो बेटा ये सबसे बड़ा आउटपुट दे रहा है. तो देखें जी, अगर आपके पास 1 पे आपका मिनिमम आउटपुट आ रहा है और मैक्सिमम आउटपुट आपका 8 पर आ रहा है, तो दैट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ कि सबसे छोटी वैल्यू पर मेरे पास सबसे छोटी रेंज की वैल्यू आती है, सबसे बड़ी वैल्यू पे डोमेन की सबसे बड़ी वैल्यू आती है. नहीं, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है. 1 पे आपके पास सबसे छोटी वैल्यू ऑफ द आउटपुट आ रही है और 0 पे आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ द आउटपुट आ रही है. ये 1 पे सबसे छोटी वैल्यू क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, दिस इज अगेन द टर्निंग पॉइंट. अगर टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड है तो मिनिमम आप कहाँ पर होगे? अपने टर्निंग पॉइंट पे y वैल्यू आपकी मिनिमम पॉइंट ऑफ द मिनिमम आउटपुट होगा हमेशा. ठीक है, उससे नीचे आप कभी जा नहीं सकते. तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो रेंज बनेगी, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, कि 7 या उससे बड़ा बट 8 से या उससे छोटा. अच्छा जी, 0 और 1 अगर दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो अगेन 0 अगर इंक्लूडेड नहीं है तो 8 से मतलब छोटी वैल्यूज होंगी, और 1 इंक्लूडेड नहीं है तो मतलब 7 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी. सो दैट मीन्स 7 से ग्रेटर देन और बेटा 8 से छोटी. ठीक है जी. और अगर 0 इंक्लूडेड है तो मतलब अगेन 7 से तो बड़ी होंगी, क्योंकि 1 तो इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 7 से बड़ी वैल्यूज होंगी, लेकिन आपके पास 8 से छोटी छोटी वैल्यूज होंगी. और अगर आपके पास इस केस में 1 इंक्लूडेड होता तो मतलब 7 या उससे बड़ी वैल्यूज और 8 से छोटी वैल्यूज. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस केस. Alright जी, let's start with this case now. तो यार देखो, इस केस में again the same example is being used, and so to like, and this case is also about domain and range, so I'll have to convert it into completing the square form and it will become something like this. स्केच करना जरूरी होता है डोमेन एंड रेंज के लिए, और फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के पीछे भागना जरूरी होता है. तो बेटा देखो, अगर आप इसको स्केच करने जाते हो तो इसका स्केच जो है मेरे पास वो कोई इस तरह की चीज निकल कर आता है कि इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. तो देखें जी, अब हमें समझना ये है कि आपके पास यहाँ पे ये डबल साइडेड डोमेन्स है, तो बेटा इनकी डबल साइडेड रेंजेस आ रही होंगी. तो बेटा देखो, अगर यहाँ पे मैं इस कर्व को थोड़ा सा स्केच कर लूँ एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस ईच केस. तो बेटा लेट्स सपोज कि 4 जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे कोई पॉइंट है कर्व का, एंड इट इज उस पर जो आउटपुट है वो बेसिकली इस तरह की कोई चीज़ आ रहा है. ठीक है जी. चलो लेट्स जस्ट ड्रॉ इट अ लिटिल फेयरली. तो लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट है कर्व पे, एंड उस पे जो आउटपुट है इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, एंड दिस पॉइंट इज कैन बी रिटन एज व्हाट, कि अगर आपने -4 है ना, तो -4 अगर आपने कर्व का इनपुट किया, सो इट इज गोइंग टू बी f of -4 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -4 स्क्वायर -2 into -4 plus 8, so it is 16. 16 plus 8 is going to be 24. 24 plus 8 is going to be 32. तो बेटा f of -4 is going to be 32. ठीक है जी. अच्छा जी, अब उसने बोला कि कर्व जो है ना, वो उन पहले वाले केस में क्या बोला उसने कि डोमेन क्या है, डोमेन इज फ्रॉम -4 से लेके 0 तक. ठीक है जी. तो मतलब ये वाली सारी वैल्यूज डोमेन का पार्ट है. तो बेटा इन पे जो रेंज बनती है वो क्या, मेरी ये वाली सारी वैल्यूज बनती है. ठीक है जी. तो बेटा इन सारी वैल्यूज के लिए मुझे क्या मिनिमम और मैक्सिमम देखना है. तो बेटा दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी माय मिनिमम वैल्यू एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी माय मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट्स ऑल. तो बेटा मेरी मिनिमम मैक्सिमम दोनों आ गई, क्योंकि देखो बेटा 0 से लेके -4 तक ना, तो 0 पे मेरी मिनिमम आ रही थी और -4 पे मेरी मैक्सिमम आ रही थी. तो बेटा अब क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी व्हाट,
8 या उससे बड़ा और 32 या उससे छोटा। तो दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर फॉर द रेंज ऑफ दिस। तो यार देखो अगेन दो चीजें बेटा जो आपको बताई हैं, स्केचिंग तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केच और फिर मिनिमम और मैक्सिमम। तो बेटा अगर ये चीजें आप अपने रेंजेस निकालते हुए ये दो काम कर लोगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप कभी भी नहीं फंस रहे होगे रेंज डोमेन के केस में। ठीक है जी, लेट्स लुक एट द लास्ट केस फॉर दिस मिनिमम क्वाड्रेटिक कर्व। तो देखो यार अगर मेरे पास अब है -4 से लेके 4 तक, तो बेटा 4 को ही बेसिकली यहाँ पे पॉइंट होगा एंड द आउटपुट ऑन 4 वाज 16। आउटपुट 4 पे कितना आता है? 16 आता है। लेट्स ड्रॉ इट अ लिटिल फेयरली। So I'll just mark it over here and my output on 4 was 16। ठीक है, मेरा आउटपुट 4 पे कितना आता? 16 आता था। अब देखो बेटा इस केस में मेरे पास जो भी सारे इनपुट्स हो सकते हैं वो -4 से लेके 4 तक के हो सकते हैं, और बेटा जो भी मेरे आउटपुट्स हो सकते हैं वो बेसिकली मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है जी, तो बेटा देखो -4 से लेके 4 तक अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरी ये वाली सारी वैल्यूज मेरा रेंज आउटपुट वैल्यूज हो सकती हैं अगर मेरी डोमेन ये वाली सारी वैल्यूज हैं। तो बेटा अगेन देखो अगर आपने डोमेन को देखा तो आपके पास आपको पता चल गया कि बेटा आपके पास मिनिमम कर्व कहाँ पर होगा? मिनिमम कर्व क्या इसी पॉइंट मिनिमम पॉइंट पर होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी? एट दिस पॉइंट द कर्व इज गोइंग टू बी मिनिमम। सही है, दिस इज द मिनिमम आउटपुट वैल्यू। सही है, मिनिमम आउटपुट बेसिकली इस डोमेन में भी आपके पास यहाँ पर होगा क्योंकि ये मेरी मिनिमम पॉइंट है। ठीक है जी, और बेसिकली जो मेरा मैक्सिमम है वो अभी ये तो नहीं हो सकता कि 16 नहीं है, 32 मेरा मैक्सिमम है क्योंकि देखो -4 पे सबसे बड़ी रेंज की वैल्यू आ रही है। तो बेटा इट इज गोइंग टू बी व्हाट कि 7 या उससे बड़ा और 32 से छोटा। तो अगेन यहाँ पे एक और अगर रट्टा आपने लगाया हुआ होता आपको पता होता कि भाई टर्निंग पॉइंट मेरा इस डोमेन में फॉल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो टर्निंग पॉइंट पे उसकी मिनिमम वैल्यू होती है हमेशा, और बाकी सारी वैल्यूज उससे बड़ी ही होती है। टर्निंग पॉइंट पे जो भी आउटपुट है उससे बड़ी वैल्यूज होती है। तो अगर टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड है तो मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड है, यहाँ पे कर्व अपने मिनिमम आउटपुट पे होगा, बाकी सारे आउटपुट उससे बड़े होंगे। कितने बड़े होंगे बेटा? इस केस में आपके पास सबसे बड़ा जो सकता है वो 32 हो सकता है और -4 पर आ रहा है, तो इसीलिए आपके पास इस केस में 7 या फिर उससे बड़े लेकिन 32 या फिर उससे छोटा आउटपुट होगा। ठीक है जी, सो गाइस दैट्स इट फॉर द मिनिमम फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बेटा मैक्सिमम फंक्शंस देख रहे होंगे, उसके मैं डायरेक्टली आपको केसेस सॉल्व करा रहा हूँ एंड देन दैट्स ऑल फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस मैक्सिमम क्वाड्रेटिक फंक्शन का केस। तो देखें जी आपके पास ये मैक्सिमम क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यों है? क्योंकि देखो भाई इसका जो a है वो इक्वल टू -1 है व्हिच इज लेसर देन 0, दैट मींस इट्स अ मैक्सिमम क्वाड्रेटिक फंक्शन का केस। So guys, before getting on to domain and range, again we'll need to sketch it. To sketch it, we need to convert it into completing the square form. So completing the square form में convert करते हैं. So it will become something like this. If I make the coefficient of x square positive, and then it is going to be what? Minus into x square minus 2x plus 1 minus 1 का whole square, and then plus 8, and then the final answer is going to be minus into x minus 1 whole square plus 7. ठीक है जी, अगेन टर्निंग पॉइंट्स मेरे बेटा क्या आ रहे हैं? अच्छा, इट इज गोइंग टू बी -7, सॉरी। तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी समथिंग, टर्निंग पॉइंट्स बेटा क्या आ रहे हैं? अब टर्निंग पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं 1, -7। तो गाइस अगर मैं इसको स्केच कर लूँ, क्योंकि देखो मुझे डोमेन से रेंज निकालने के लिए बेसिकली स्केचिंग और फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बारे में सोचना होता है। तो बेटा अगर मैं इसको स्केच कर लूँ तो माय स्केच इज गोइंग टू बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। बेसिकली इस तरह का कोई स्केच नजर आ रहा होगा मेरे पास। अब गाइस मेरे पास डोमेन क्या गिवन है? डोमेन इज गिवन इन दिस केस द डोमेन इज गिवन एज x is an element of all real values. That means x is all real values. Basically domain is all real values. x is all real values. तो मतलब रियल वैल्यूज क्या होती है? बेसिकली जो भी नंबर्स होते हैं, तो उनके लिए मुझे बेटा डोमेन ढूंढनी है। तो अगर मुझे डोमेन ढूंढनी है गाइस, so what I need to understand is कि मेरे पास जो रेंज ढूंढनी है, तो मेरा डोमेन जो होगा वो बेसिकली सारी ही x की रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता होगा। अब बेटा अगर मुझे इसके लिए डोमेन ढूंढनी है, रेंज ढूंढनी है, तो रेंज ढूंढने के लिए आपके पास आउटपुट क्या होंगे? इन सारी रियल वैल्यूज के लिए आपके जो आउटपुट हो सकते हैं वो बेसिकली ये वाली सारी वैल्यूज आपके आउटपुट्स होंगे। अगेन देखो बेटा, जब कभी भी आप रेंज की बात करते हो तो आप दो चीजों के बारे में सोचते हो, या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो बेटा इस केस में मेरे पास क्या ये वाला जो पॉइंट होगा, क्या दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी वेयर x is 1 and y is -7. So this point is going to be the maximum point.
दैट मीन्स इस पॉइंट पे मेरे पास कर्व का या फंक्शन का मैक्सिमम आउटपुट आ रहा होगा, और वो आउटपुट कितना होगा, 7 होगा। तो मेरा मैक्सिमम आउटपुट किसके बराबर होगा, 7 होगा। और बेटा मेरी मिनिमम वैल्यू, अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जितनी छोटी एक्स की वैल्यू ले लूँ, जितनी बड़ी एक्स की वैल्यू ले लूँ, मेरे पास सबसे छोटा एक्स की फंक्शन का आउटपुट वहां पर आ रहा होगा। ठीक है, तो आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग अबाउट माई मिनिमम वैल्यू, बट व्हाट कैन कॉमेंट इज कि मेरे पास एक्स का जो भी एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जो भी आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा, -7 आएगा, और वो आएगा ट्रेंडिंग पॉइंट पे। ठीक है जी, तो ट्रेंडिंग पॉइंट इन द मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे जो भी आउटपुट होता है, ये जो भी वाई वैल्यू होती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट दैट वी कैन गेट, राइट। तो बेटा अगेन, अब मैं मिनिमम वैल्यू के बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकता, बट आई कैन जस्ट स्टिल से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट कैन बी -7, और बाकी मिनिमम वैल्यूज तो मेरे पास कुछ भी हो सकती है, बट मेरी मैक्सिमम आउटपुट की वैल्यू जो है वो -7 हो सकता है। तो दैट मीन्स मेरा जो रेंज हो जाएगा इस केस में, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -7। ठीक है जी, अगेन एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ बेटा, कि अगर आपके पास कभी भी टर्निंग पॉइंट बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा होगा किसी भी मैक्सिमम फंक्शन की डोमेन में, तो आपके पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है जी, तो अगेन अगर मेरे पास टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड है, तो टर्निंग पॉइंट अगर बेटा इंक्लूडेड है किसी भी डोमेन में, तो मेरे पास max value of output is at y equals to k। y equals to k क्या होता है, टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर बेटा टर्निंग पॉइंट नॉट इंक्लूडेड है, तो बेटा we have to figure out the maximum and minimum value, figure out the max and min वैल्यू फॉर द गिवन डोमेन। ठीक है जी, तो बेटा आपने ना इस चीज़ का रट्टा लगा लेना है कि अगर कभी भी आपका टर्निंग पॉइंट एक मैक्सिमम फंक्शन में इंक्लूड, मिनिमम फंक्शन में इंक्लूड है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर मैक्सिमम फंक्शन में टर्निंग पॉइंट इंक्लूडेड है डोमेन में, तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर केसेस नाउ। ऑलराइट जी, लेट्स जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल नाउ। तो गाइस देखो, कोई वाला क्वाड्रेटिक कर्व यूज हो रहा है, तो दैट मींस इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म क्या था, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म इस तरह की कोई चीज़ थी। ये टर्निंग पॉइंट इसके थे 1, -7 था, तो उसका जो स्केच बनकर हमारे पास निकल कर आता था, वो बेसिकली कोई इस तरह की चीज़ हो रही थी। ठीक है जी, सो गाइस लेट्स मूव ऑन। अच्छा, स्केच जरा कोई तमीज़ की जगह पे लाता है। ऑलराइट, so it was something like this. Alright, so guys before moving on, let's just look at one thing now कि ये again क्या है बेटा, वन साइडेड डोमेन है। तो अगर जब भी कभी वन साइडेड डोमेन होती थी, तो उसके लिए जो भी उसका रेंज होता था, वो भी बेसिकली क्या होता था, वन साइडेड रेंज हो जाता था। ठीक है जी, कि मतलब उसके या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कुछ कमेंट कर सकते थे। अगेन यार देखो, अब जो मेरी डोमेन है वो कौन सी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करती है, वो सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करती है जो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो बेसिकली जो आउटपुट्स हो सकते हैं वो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ, ये वाली सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है जी, तो अगेन देखो यार, ये वाले पॉइंट पे बेसिकली मेरे पास क्या है, ये वाले पॉइंट पे मेरे पास 1 जो है, -7 जो है, वो बेसिकली मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि कर्व का मैक्सिमम पॉइंट भी है। तो यहाँ पे जो भी मेरा मैक्सिमम आउटपुट है वो बेसिकली किसके बराबर आ रहा है, वो 7 के बराबर आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। और बाकी जो है, फिर जब जैसे जैसे मैं 1 में आगे जाता रहूँगा, वैसे वैसे मेरे आउटपुट जो है वो डिक्रीज करते रहेंगे। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, बट आई डोंट नो व्हाट इज माय मिनिमम। व्हाई? बिकॉज जितना मैं 1 में आगे चला जाऊँगा, उतनी छोटी मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी इस कर्व के लिए। तो बेटा व्हाट आई कैन कमेंट इज, आई कैन जस्ट comment about my maximum value, so that is why I'm just going to write it as f of x is lesser than equal to 7। अब देखो बेटा 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो दैट्स दी बात 7 भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 1 से थोड़ा आगे की वैल्यू 7 से थोड़े कम की वैल्यू के बराबर पे आउटपुट देगी। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास 1 से थोड़े आगे की वैल्यू ले रहे हो, तो आपका जो आउटपुट होगा वो 7 से थोड़े कम की वैल्यू होगी, लेकिन 7 कभी भी नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी f of x लेसर देन 7 हो जाएगा। फिर बेटा अगर लेसर देन 1 देखूं, तो लेसर देन 1 में मेरे पास जो इनपुट होगा वो बेसिकली सारी इन वैल्यूज पर होगा कि x इज लेसर देन इक्वल टू 1, कि 1 से उससे पीछे के इनपुट्स। तो बेसिकली जो भी आउटपुट्स हो सकते हैं, क्या वो मेरे पास इस तरह की कोई वैल्यूज, ये वाली सारी वैल्यूज आउटपुट हो सकती हैं। तो बेटा अगर मैं 1 से
पीछे की सारी वैल्यूज को देखता रहूँ तो मेरे पास जो अभी भी जो मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है वो इसी पॉइंट पर आ सकता है, बाकी सारे आउटपुट्स मेरे 7 से छोटे आ सकते हैं। तो बेटा क्या और फिर कितने छोटे आ सकते हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जितनी छोटी एक्स की वैल्यू होगी उतना छोटा मेरे पास आउटपुट का आंसर आ रहा होगा। सो दैट इज व्हाई आई कैन जस्ट कमेंट अबाउट माय मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 7। तो बेटा इट इज गोइंग टू बी f ऑफ x इज लेसर देन इक्वल टू 7। 7 क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि देखो बेटा 1 इंक्लूडेड है, 1 पे वो 7 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी 7 आ सकती है, बाकी सारी वैल्यू 7 से छोटी होंगी, तो दैट इज व्हाई। ठीक है जी। और x इज लेस देन 1 लिखा हुआ है तो अगेन f ऑफ x इज लेस देन 7 हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है तो 7 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। 1 से थोड़ी कम की वैल्यू 7 से थोड़े कम का आउटपुट देगी, तो दैट मींस 7 कभी भी आपका आउटपुट दे सकता है, दैट इज व्हाई इट इज जस्ट गोइंग टू बी लेसर देन 7। ठीक है जी। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस ऑफ मैक्सिमम क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। So again there is a case of maximum quadratic functions। तो यार अगेन इसकी डोमेन की हेल्प से रेंजेस निकालने होंगे, तो उसको हम रीजन स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7, एंड दिस इसका जो स्केच है इट इज गोना लुक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है जी। अब देखो यार उसने क्या बोला, उसने बोला कि डोमेन अगर गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब कि 0 से सारी बड़ी वैल्यूज, तो 0 से सारी बड़ी वैल्यूज तो बेटा ये होती हैं, तो इसके लिए जो आउटपुट होगा इट इज गोइंग टू बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है जी। तो अगेन यार देखो बेसिकली आउटपुट जो है वो बेसिकली ये वाली सारी वैल्यूज पे है, और जो मेरी रेंज डोमेन है वो बेसिकली ये सारी x की वैल्यू है। तो अगेन माय कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट ओवर हियर, दैट मींस द मैक्सिमम पॉइंट, दैट मींस द मैक्सिमम आउटपुट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 7। सही है, -7। ठीक है जी। सो व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि मेरे जितने भी आउटपुट्स आ रहे होंगे बाकी के वो बेटा -7 से छोटे ही आ रहे होंगे, राइट। अब जो मेरा मिनिमम मैक्सिमम आउटपुट है वो -7 से छोटा होगा, और जो मेरा मिनिमम आउटपुट होगा आई कैन नॉट कमेंट, इट्स नॉट 8, बिकॉज 8 से भी नीचे के भी आउटपुट मुझे नजर आ रहे हैं, और बेसिकली जिस तरह मैं x पे आगे जाता जाऊंगा उसके बाद मेरे पास उतना ही छोटा बेटा मिनिमम आउटपुट आ जाएगा मेरा। तो दैट मींस द मैक्सिमम आउटपुट दैट आई कैन गेट ओवर हियर इज -7, बाकी सारे उससे कम ही होंगे। So that is why it is going to be, the range is going to be f of x is lesser than equal to -7। फिर उसके बाद अगर ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है, तो ग्रेटर देन 0 में व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मेरे पास 0 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगेन 1 तो इंक्लूडेड है, 1 पे वो मैक्सिमम वैल्यू पर है, 1 से उसका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है -7, बाकी सारे आउटपुट उससे नीचे आते हैं। तो दैट मींस अगेन इट इज गोइंग टू बी व्हाट f of x is लेसर देन इक्वल टू -7। फिर बेटा देखो अब मेरे पास जो नेक्स्ट केस है वो किसका केस है, कि लेट्स सपोज उसने बोला कि नाउ द आउटपुट्स आर गोइंग टू बी लेसर देन 0। तो लेसर देन 0 पे बेसिकली डोमेन जो है वो इस तरह की चीज बनेगी कि यहाँ पे 0 होता है उससे पीछे, लेकिन जो आउटपुट होगा वो बेसिकली क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि बेसिकली 8 या उससे नीचे। क्योंकि देखो बेटा 0 पे जो मेरा आउटपुट है, 0 पे जो मेरा आउटपुट है, 0 बेसिकली ये वाला पॉइंट है, और 0 पे जो मेरा आउटपुट है वो बेसिकली 8 है, और इस केस में ये मेरा क्या है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज गोइंग टू बी माय मैक्सिमम वैल्यू, एंड एट दिस वैल्यू इट इज 0 पे मेरा आउटपुट कितना है, 8 है। ठीक है, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस डोमेन, क्योंकि मेरी डोमेन क्या है, लेसर देन इक्वल टू 0, 0 से पीछे, 0 या उससे पीछे, तो बेसिकली मेरा जो आउटपुट है वो 8 या उससे छोटा आएगा। तो दैट मींस मेरे पास मिनिमम कितना छोटा आएगा, मैं उसको तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू लूंगा उतना छोटा आउटपुट आ जाएगा। तो दैट इज व्हाई मेरी जो डोमेन रेंज हो जाएगी इट इज गोइंग टू बी लेसर देन इक्वल टू -8। और बेटा अब 0 इंक्लूडेड नहीं है तो मैं -8 भी इंक्लूड नहीं करूंगा, एंड देन इट इज जस्ट गोइंग टू बी दिस वे। ठीक है जी। Alright, let's start, and now let's just look at one more case of maximum quadratic functions, where again for the given domains मेरे पास ranges निकालनी होंगी। So to do that I need to I need to sketch it. To sketch it I need to convert this into completing the square form। इसका completing the square form basically कोई इस तरह की चीज बनता है, that it looks something like this। ठीक है जी। तो बेटा अगर now to sketch this curve, the sketch of this curve would basically look something of this sort। एंड बिफोर मूविंग ऑन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन मोर थिंग कि बेटा देखो यहाँ पे ना आपके पास ये डबल साइडेड डोमेन है, तो डबल साइडेड डोमेन्स के लिए आपको याद रहे कि आपकी जो रेंज बनेगी वो भी क्या बनेगी, इट इज गोइंग टू बी अ डबल साइडेड रेंज। ठीक है जी। तो देखो बेटा आपने अब करना क्या है, इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू इज वी नीड टू आंसर फॉर द रेंजेस फॉर द गिवन डोमेन्स। ठीक है, तो बेटा डोमेन अभी जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 0 से लेकर 4 तक। तो यार एक
काम करते हैं, 4 पहले मार्क करते हैं, 4 है कहाँ? तो बेटा 4 is going to be this point on the curve and over here the output is going to be what? F of 4, basically minus 4 का square plus 2 into 4 and minus 8 आ जाएगा, so it is going to be minus 16 आ जाएगा मेरा आंसर। so this point is going to be as minus 16, ठीक है जी। तो मेरे पास देखो भाई डोमेन जो है वो क्या है, 0 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज के लिए है। तो बेटा मेरे पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज होगी मेरी 0 से ये वाली सारी वैल्यूज बेसिकली मेरा आउटपुट होंगी, ठीक है जी। अब आउटपुट ये वाली सारी वैल्यूज होंगी, तो दैट मीन एट दिस पॉइंट बेसिकली मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू होगी एट दिस पॉइंट and this is the maximum output is going to be equal to what? It is going to be equal to 7, minus 7, sorry. And then at this point this is going to be my minimum value, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू कर्व अपनी रेंज कर सकता था वो कितनी थी, -7 थी, और जो मिनिमम वैल्यू जो उसको रीच कर सकता है वो -16 है। तो दैट मीन्स मेरे पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, -7 से लेके -16 से लेके -7 तक होगी। मिनिमम वैल्यू -16, मैक्सिमम वैल्यू -7। क्यों बेटा -7? देखो बेटा रेंज डोमेन ना आपके पास ये है, क्या इस डोमेन में आपके पास ट्रेंडिंग पॉइंट इंक्लूडेड है? बिल्कुल ट्रेंडिंग पॉइंट इंक्लूडेड है, 1 आपका ट्रेंडिंग पॉइंट है। तो ट्रेंडिंग पॉइंट पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आउटपुट रीच कर रहा है एंड दैट इज 7, -7। so that means it is going to be maximum value that the curve can reach in terms of output is -7 and the minimum is -16 because यहाँ पे रेंज डिफाइन, डोमेन डिफाइन है, मतलब कि 4 से आगे नहीं जा रहा, तो मतलब 4 पे मिनिमम होता है। 4 से आगे कोई वैल्यू थी तो और छोटी वैल्यू आ जाती, तो मतलब वो मिनिमम वैल्यू हो जाती, लेकिन वो -16 बोल रहे हैं, तो 4 पे आपके पास वो रुक जाता है। तो फिर 4 पे -16 आपका आउटपुट है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, बट द मैक्सिमम इज अगेन एट द ट्रेंडिंग पॉइंट ओनली, so that means it is going to be -7 से लेके 16 तक, -16 से लेके 7 तक आंसर हो जाएंगे। तो दैट मीन्स इसका जो मिनिमम वैल्यू वो कितना है, -16 है, और जो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो -7 आ सकता है, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लाइक द रेंज फॉर द फर्स्ट डोमेन, ठीक है। अब सेकंड में देखो दोनों इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बेटा 0 इंक्लूडेड ना होने का मतलब ये नहीं है कि 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, 1 तो इंक्लूडेड होगा, और 1 पे क्या है वो मैक्सिमम है। तो दैट मीन्स के -7 तो आपके पास टर्निंग पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड होगा, ठीक है। -7 इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द आउटपुट एंड मैक्सिमम -7 आ सकता है, लेकिन -16 इंक्लूडेड नहीं होगा, 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। -16 बेसिकली 4 पे वो मिनिमम था, लेकिन वो मैक्सिमम कहाँ पे था, -1 पे था, 1 पे था, तो 1 पे तो 1 इंक्लूडेड है डोमेन में, क्योंकि 0 से सारी बड़ी वैल्यू है, तो -7 इसलिए आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो -7 कैन बी वन ऑफ द आउटपुट्स एंड दैट इज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी देयर, and the minimum value is going to be a little lesser than -16 because the domain could be like a little lesser value than 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू जो है डोमेन का पार्ट होती है, तो आउटपुट कैन बी 16 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, सही है जी। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी -16 आपका मिनिमम आ जाएगा। फिर बेटा अगर 0 इंक्लूडेड है तो 0 इंक्लूडेड है तो बेटा दैट मीन्स 1 भी इंक्लूडेड होगा, 1 पे वो मैक्सिमम होता है, सही है जी। तो -7 इंक्लूडेड होगा इस केस में, और आपके पास 16 इंक्लूडेड नहीं होगा इस केस में, क्योंकि आपके पास 4 इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है जी। और अगर बेटा 0 से लेके -4 तक की बात करते, 0 से लेके 4 तक की बात करते हैं, 4 इंक्लूडेड होगा। तो अगर 0 इंक्लूडेड नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 1 तो फिर भी इंक्लूड होगा, तो 1 पे वो मैक्सिमम होता है, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी -7 और f of x, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंक्लूडेड है इस केस में, दैट मीन्स 16 इंक्लूडेड होगा। सो वी हैव टू इंक्लूड द 16 इन द रेंज, बिकॉज आपके पास 4 इंक्लूडेड है और 4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 1 पर आ रही है। अब 0 इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन 1 तो इंक्लूडेड था ना, 1 पे मैक्सिमम हो रहा है, दैट इज -7। तो 1 पे अगर मैक्सिमम हो रहा है तो दैट, और 1 इंक्लूडेड है, तो दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी -7, और मिनिमम वैल्यू मुझे पता चल गई थी क्या, 4 पे आ रही है, -16 के बराबर, ठीक है जी। So guys, that's it for the video of quadratic functions, and we have discussed what quadratic functions are, we have discussed the domain and range for quadratic functions, and that is all for quadratic functions up till now. Although a little part is remaining, that is the inverse of quadratic function that we are going to be looking at when we look at the inverse of functions, ठीक है जी। So guys, that's all for this video. See you guys in the next one. Take care. Bye bye.